नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति की इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारणों पर चर्चा करी थी। आज हम औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। उसमें क्या इन्वेंटेशन हुए, क्या तकनीक्स आई, क्या नई चीज़ें देखने को मिली, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए, मध्ययुगीन जो समाज था वो स्थिर था, सामंती समाज था, उसके विचार भी बड़े संकीर्ण थे। उन्होंने यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास होने ही नहीं दिया और कृषि योग्य जो भूमि थी उसके भी विस्तार और बेहतर उपयोग करने के लिए कामगारों की कमी हो गई थी। इसके लिए कुछ आवश्यकता थी तकनीकी के आविष्कार की। अगर हम मध्य युग की बात करें तो कामगारों की भारी कमी के कारण हवा और पानी की शक्ति का प्रयोग होना शुरू हुआ था। जब हम मध्य युग से धीरे धीरे आधुनिक युग की ओर बढ़ते हैं तो उसमें बड़े तकनीकी सुधार होने लगे थे, धीरे धीरे हो रहे हैं ना। तो कृषि व अन्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो ये उत्पादन सेव भी होने लगा, यानी कि हमारी जहाँ पर ज़रूरत ख़त्म हो रही है उसके बाद जो उत्पादन बच रहा है उसे कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन। तो ये जो अतिरिक्त उत्पादन था ने आगे और बड़े उत्पादन को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे किसानों से बलपूर्वक काम लेने पर आधारित जो वंशानुगत सामंती व्यवस्था थी उसका स्थान व्यापारिक समाज ने ले लिया, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन एवं मुद्रा द्वारा भुगतान प्रमुख हो गया। यानी कि आप जिस भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उसका आपको मुद्रा द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर आपने अतिरिक्त उत्पादन किया है तो आपको बहुत अधिक मुद्रा मिलेगी। तो इसे कहते हैं व्यापारिक समाज। इससे व्यापार के तीव्र विस्तार को बढ़ावा मिला, जिसमें जहाज रानी व नौ संचालन में सुधारों से और अधिक वृद्धि हो गई। व्यापार के विश्वव्यापी विस्तार ने व्यापारी वर्ग को ताकतवर बना दिया। कालांतर में व्यापारी वर्ग सामंतों और ज़मींदारों को सत्ता से हटाने में सफल हो गया और 17वीं सदी से ही नए पूंजीवादी तरीकों के उत्पादन की आगे उन्नति के लिए तैयारी हो चुकी थी। बुजुर्गा वर्ग को भी बड़े राजनीतिक, धार्मिक और बौद्धिक संघर्ष के बाद ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित करने में विजय मिली थी। और अगर हम ब्रिटेन पे नज़र डालें तो ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी तक शहरों के मध्य वर्ग के लोग सामंती सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। वे सारी दुनिया में अपने उत्पादों के लिए बढ़ते बाज़ारों की पूर्ति हेतु उत्पादन से मुनाफा कमाने के लिए उसमें पूंजी लगा सकते थे। हमने लास्ट वीडियोज़ में भी इसकी चर्चा की थी। हमने उनका औपनिवेशिक साम्राज्य देखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक वस्तुओं के उत्पादन में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों ने एक तीव्र परिवर्तन को जन्म दिया। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान जो प्रयोगात्मक विज्ञान है, जो नए तरीके हैं, वो आम जीवन में फैलना शुरू हो चुके थे और एक नई तकनीक विकसित होकर उत्पादन के साधनों में काफ़ी परिवर्तन कर रही थी। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, किस किस क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति की जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि है उसे हम इन पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन, वस्त्र उद्योग में यंत्रों का प्रयोग, क्या क्या यंत्र काम आने लगे,
एक नई प्रकार की शक्ति जिसे बोलते हैं वाष्प शक्ति, भाप से चलने वाली शक्ति। लौह उद्योग में नई तकनीकें आने लगी। नवीन तकनीकी के प्रवेश से सड़क एवं नहर निर्माण, जिससे परिवहन का कार्य प्रमुखता से हो सकता था। परिवहन के क्षेत्र में भी नवीन आविष्कार होने लगे और संचार के क्षेत्र में नूतन प्रयोग एवं सुधार। ये औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि है। पहले चलते हम कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर। देखिए, जो हमारा सिलेबस है उसमें कृषि क्रांति भी हमारे विश्व के इतिहास के सिलेबस में है। जब मैं आपको सिलेबस डिस्कशन बताया था तब मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो यही औद्योगिक क्रांति को भी कहीं ना कहीं कवर कर रहा है, जिसका मेन बिंदु ही इस बात से शुरू होता है, या हम कहेंगे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति नहीं होती। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों पहले से प्रयोग में लाए जा रहे थे। कृषि तकनीकी में परिवर्तन नहीं होने का कारण, इतने सालों से परिवर्तन नहीं हुआ और अचानक ही कैसे परिवर्तन हो गया, ये बात भी विचारणीय है। तो पहले परिवर्तन नहीं होने का कारण ये था कि जो कृषिजन्य वस्तुओं की मांग थी उसकी खपत से अधिक नहीं थी, यानी कि जितना भी उत्पादन होता था उतनी खपत थी, ना तो उससे ज़्यादा आवश्यकता थी और ना ही खपत हो रही थी। किंतु ज्यों-ज्यों कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी और अधिकाधिक लोग कम आत्मनिर्भर रहने लगे, वैसे वैसे गाँव के किसानों को शहर में रहने वालों के लिए भी अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास का उत्पादन करना पड़ा। यानी पहले तो हर कोई आत्मनिर्भर था, अपना अपना खुद ही उत्पादन कर रहा था। अब जो शहर में चले गए हैं लोग, जो कारखानों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इन्हें अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ता था। तो कृषिजन्य वस्तुओं की मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने से कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए एक अन्य कारण यह भी रहा था कि अब तक लोगों ने घरेलू आवश्यकता के लिए खेत बोए थे, लेकिन अब लोग मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खेतों में पूंजी लगा रहे थे। पुराने ढंग से की जाने वाली जो खेती थी उसमें यह संभव नहीं था, अतः अधिक वैज्ञानिक तरीकों और अधिक उन्नत औजारों की खोज की जाने लगी। इंग्लैंड का ही एक टाउन है, एक जगह है यॉर्कशायर। यॉर्कशायर के एक अंग्रेज़ जमींदार थे जिनका नाम है जेथरो टल। इन्होंने बीज बोने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसे बोलते हैं ड्रिल। ये ड्रिल था वो एक उचित परिमाण में, यानी कि गणितीय परिमाण में उचित दूरी पर निश्चित कतारों में बीज बोता था। यानी कि अब जो बीज हैं वो निश्चित कतारों में बोए जा रहे थे। इससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से किया जा सकता था। तो बीज अच्छे से बोए होंगे, कतारों में बोए होंगे और उचित दूरी पर होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं तो कई बार कुछ बीज वेस्ट हो जाते थे। इसी तरह से एक और अंग्रेज़ ज़मींदार थे जिनका नाम है टाउनशेंड। टाउनशेंड ने किसानों को फसलों को बदल बदल कर उपजाने के लाभ समझाए। गेहूँ, शलजम, जौ की खेती को बारी बारी से बोकर ज़मीन की जो उर्वरता है उसको बनाए रखने की नवीन पद्धति निकाली। यानी कि अगर हम फसल को बो करके सेकंड फसल फिर थर्ड फसल मतलब रोटेशन वाइज बोते हैं तो इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। इस पद्धति को अपनाने से प्रत्येक बार 1/3 ज़मीन परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। पहले किसान ज़मीन को परती छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे, किस लिए कि वो मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।
इस प्रणाली से प्रति एकड़ जो पैदावार थी वो दुगनी होने लगी। साथ ही पशुओं के लिए भी अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी उपलब्ध होने लगी, अर्थात पशुपालन को भी बढ़ावा मिला। इसी तरह से एक और विद्वान हैं रॉबर्ट बैकवेल, जिन्होंने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। 1770 में उन्होंने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए कई प्रयोग प्रारंभ किए, जिसे हम कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति, विज्ञान के द्वारा प्रजनन करवाना के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। वह मवेशियों को दुधारू तथा गोश्त प्रदान करने वाला, भेड़ों को ऊन तथा मांस देने वाला बनाने में कामयाब रहा कि अब पशु भी हमें दुगने उत्पाद दे रहे हैं। इसी तरह से इंग्लैंड के किसान थे आर्थर यंग। इन्होंने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस कई देशों का भ्रमण किया और सभी कृषि प्रणालियों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया जिसे बोलते हैं नई खेती का प्रचार किया। ये नई खेती क्या थी? इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो खुले खेत थे उनको मिला करके बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने तथा बड़े फार्मों से जो लाभ हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था, उसका विस्तृत विवरण दिया। इसे कहते हैं नई खेती। छोटे खेतों में काफ़ी भूमि बेकार चली जाती थी। खुले खेतों पर मशीनों का प्रयोग भी संभव नहीं था। जो छोटे खेत होते हैं उन पर मशीनों का प्रयोग भी नहीं हो पाता था। तो आर्थर यंग ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए, ये जो नई खेती है उसका प्रचार करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक आधार पर नई प्रणाली से खेती करने के लिए छोटे छोटे खेतों को एक बड़ा कृषि क्षेत्र बनाने और उसके चारों ओर एक बाड़ लगाने के लिए इंग्लैंड में 1792 से 1815 ईस्वी के मध्य लगभग 1000 के लगभग बाड़ाबंदी अधिनियम आए थे। फलते कई लाख जो एकड़ भूमि थी उसकी बाड़ाबंदी संभव हो सकी। इस प्रकार कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही, और इसके फलस्वरूप छोटे जो किसान थे वो भूमि छोड़ने के लिए बाध्य हो गए और धीरे धीरे वो भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में पहुंच गए। और इन उन मजदूरों से क्या मिला? श्रम। हमें उद्योगों के लिए श्रम की प्राप्ति हो रही है। 1840 तक कृषक अपने खेतों में पुरानी पद्धति से खाद देते रहते थे, लेकिन इसी वर्ष एक रसायन शास्त्री हैं, जिन्हें जर्मनी के रसायन शास्त्री हैं जस्टन वॉन लिविंग, ने यह प्रतिपादित किया कि पौधों की जो आधारभूत खुराक है वो पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इन तत्वों की मात्रा यदि मिट्टी में मिला दी जाए तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर अब उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। इससे भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, उपज बहुत ज़्यादा होने लगी। इसके बाद इतना प्रोडक्शन हो गया तो उसको काटने के लिए, उसको अनाज को संभालने के लिए भी कई आविष्कार हुए। जैसे कि 1793 में अमेरिका निवासी व्हिटने ने अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किया। 1834 ईस्वी में मैकमोरिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। इस प्रकार से कई आविष्कार हुए, जैसे कि लोहे का हल, घोड़े से खींचे जाने वाला एक यंत्र था, और कृषि में इस तरह से यंत्रीकरण बढ़ा गया। इसी को ही कृषि क्रांति कहते हैं। कृषि व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को, शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कार ने कृषि में क्रांति ला दी। कृषि में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप 1760 से 1860 100 वर्षों के मध्य कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई।
और इस कृषि उत्पादन का औद्योगिक विकास से गहरा संबंध है। इस समय जनसंख्या का वह भाग जिसका अन्न उपजाने से कोई संबंध नहीं था, यानी कि जो लोग कृषि नहीं कर रहे थे, वो तेज़ी से बढ़ रहा था और कृषि में जैसे ही उपज बढ़ी तो इस भाग को भोजन देना आसान हो गया। कृषि में होने वाले परिवर्तनों से भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ी थी। पशुओं को भी पूरे साल का चारा देना संभव हो गया। खाद आदि के प्रयोग से सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ा। इससे जनता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। मजदूरी की मांग, स्वास्थ्य में उन्नति, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होने लगी और जनसंख्या, इनके फलस्वरूप जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में विशेष प्रोत्साहन मिला था। तो ये थे आपके कृषि के क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम वस्त्र उद्योग में यंत्रों का प्रयोग पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।